नमस्कार, मैं संध्या तिवारी आज पुनः लेकर आई हूँ लघु कथाएं। लघु कथाओं के आश्चर्य लोक में आपका स्वागत है। ये लघु कथाएं आज जो मैं पढ़ रही हूँ, इनको मैंने लिया है प्रतिरोध संबंधी प्रतिनिधि लघु कथाएं, जिसका कि समन अशोक भाटिया जी ने किया है। और कथाएं मैंने ली हैं कांता राय जी की। तो ये कथाएं आप संध्या तिवारी के वाचन में सुनिए। तो पहली लोक कथा का शीर्षक है केचुल। केचुल। दूर से आता कोलाहल का स्वर धीरे धीरे नजदीक आने लगा तो शंकर सिंह को एहसास हुआ कि वह सपने में नहीं, हकीकत में पास आते हुए गहराते शोर को सुन रहा है। वो आंखें मलते हुए उठ बैठा, तकिए के नीचे से टास टटोल स्विच दबाया और सामने दीवार पर रोशनी फेंकी। घड़ी की सुई सुबह के 4:30 दर्शा रही थी। इतनी सुबह ये कैसी हलचल है जिसका उसे ही इल्म नहीं। कुछ महीने विदेश प्रवास पर क्या गया कि यहाँ के राजनीतिक प्रपंचदारों, जो कि उसके हम प्याला भी थे, उन लोगों ने भी उसे खैर ख्वाह होने की जरूरत न समझी। उतावलेपन में उसने जगतिया को आवाज दी। कमरे के बाहर सतरंजी बिछाकर सोए हुए जगतिया ने मालिक की आवाज पर एकदम झट से सिराहने रखी तेल पिलाई लाठी उठा सीधा शंकर सिंह के आगे जा खड़ा हुआ। मालिक, हजूर, क्या हुआ? ससुरा इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ तो हमको पूछना है रे। सबका चल रहा है गांव में हमारे पीछे। मालिक, हजूर, सब खेत खलिहान तो हम अपनी नजर में रखे हैं। अपना तो सभी कुछ ठीक है। खेत खलिहान वो तो बाद में बात करेंगे, पहले ये तो बता कि शोर कैसा है। सुनते ही जगतिया का कान कुत्ते सा खड़ा हो गया। लगता है ये लोग तालाब पूजने को जा रहे हैं। फुसफुसाते हुए जगतिया बोला, तालाब पूजा? गांव में तो कोई तालाब है ही नहीं, तो कुएं हैं बस। एक बड़े ठाकुर की हवेली में और दूसरा हमारे यहाँ। तो फिर चुप काहे है रे? मालिक, हजूर, कुआं की बात नहीं, ये तालाब पूजा की बात है। साले साफ साफ क्यों नहीं बकता? मालिक, हजूर, आपने अपने और सरपंच को मिलाकर गांव के लिए अलाट हुए सरकारी चापाकल अपने अपने दालान में लगा लिए थे। जो आपके यहाँ काम करेगा उसके लिए तो आपने पानी भरने की छूट दिया हुआ था। हाँ, तो उनको चापाकल के बारे में पता चल गया और ये भी कि ये सरकारी हैं और इस पर सबका हक बराबर है। तब पानी भरने के बाद भी हमारे खेतों में नहीं आए, सीधे काम करना बंद कर दिया। लाठी पेल के ससुरों के खून को आज ही ठंडा कर दूंगा। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन साला। मालिक, हजूर, बड़े ठाकुर ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने हरिजन कोर्ट में केस लगा दिया है। कहा? हाँ मालिक, ताव में ये लोग उसी बैसाख जेठ की तपती धूप में एकजुट हुई के स्त्री पुरुष बाल बच्चा सब मिल 3 महीना में ही दिन रात कर बहुत बड़ा तालाब खोद लिए हैं। तालाब खोद लिए? इतना साहस? हाँ मालिक, हजूर, अब क्या बताएं। पिछले 20 दिन से इंद्र देवता भी घन घन मेघ बरसाकर तालाब भर दिया है। अब ये साले हमारे यहाँ काम नहीं करने वाले। चल तो जरा हमारे संग।
जरा हम भी तो देखें गांव का तालाब। जी मालिक, हजूर आपके लिए खतरा है वहां। कुछ नहीं होगा, तू चल, देख मैं कैसे टेंटुआ दबाता हूं उनके अगुआ का। जा अंदर से लाकर मेरी पगड़ी मेरे सिर पर तो बांध दे। जी मालिक। हजूर। बाहर पौ फट रही थी। सड़क पर लोगों का हुजूम जोशो खरोश के से आगे बढ़ता जा रहा था। वो सीधे अपनी जीप की ओर बढ़ गया। शंकर सिंह ने स्टीयरिंग संभालते हुए जीप को स्टार्ट किया। जगतिया दौड़कर पीछे सीट पर सुटक कर बैठ गया। किधर की ओर है तालाब? डी टोला वाली सरकारी जमीन पर मालिक। डी टोला वाली जमीन? डी टोला वाली जमीन चापली सालों ने। जी मालिक। जीप उबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ते हुए धचके से रुक गई। सामने खेत के बीच बहुत बड़ा तालाब था। कितना श्रम कर लिया था सालों ने। खेत में काम करते हुए तो दमे के मरीज जैसी हालत रहती है इन भूखमरों की। तालाब के चारों ओर दीप जगमगा रहे थे। अगर, गुग्गल, लोबान सब महक रहा था। उसने पास के गांव के मौलाना को भी दुल्लन कल्लन के साथ फतिहा पढ़ते हुए देखा। ऐसा लगा यहाँ गांव के ही नहीं बल्कि जिला भर के लोग आए हुए हैं। उसने आगे बढ़कर रमेशरा को आवाज दी। इन सबका अगुआ रमेशरा ही है, यह तो मालूम चल ही गया था। ठाकुर शंकर सिंह की उपस्थिति में आशंकित रमेशरा और पूरे कुनबे ने अपनी अपनी मुट्ठियां बांध ली। कौन लागू मालिक? हजूर आप कब आए? हम तो रात ही लौटे हैं, पर ये सब का है? तालाब है, हम ही ने खोदा है, आप देखत नहीं? रमेशरा भी तमक उठा। आज इस पार या उस पार करने के लिए वो भी तैयार था। जानता था कि आज यहाँ की मिट्टी लहू से रंगकर रहेगी। इधर आ जरा सामने। हाँ आया, बोलो क्या कहना है? आज से तू ही इस पगड़ी का हकदार है, कहते हुए शंकर सिंह ने अपने सिर से पगड़ी उतारकर रमेशरा के सिर पर रख दी और उसे गले से लगा लिया। जगतिया कनखियों से सबको देखता, अपने मालिक हुजूर पर रीझता, जय जयकार करता भीड़ में शामिल हो गया। धन्यवाद। केचुल। और इसी क्रम में उनकी दूसरी लघु कथा पढ़ रहे हैं, जंगली फूल। बैठी बैठी कलाई में पीतल की चूड़ी में अंगूठा रगड़ती रही। बगल में बच्चा बार बार दूध पीने को आंचल खींच उसकी ओर उचकता। वह आंचल संभाल उसको झिड़कती अंदर की ओर नजर करती। ओ बाबू, वो डोलची दे जल्दी से, घर लौटू हूं मैं। अरे क्यों ताव में है? आज फिर मार खाकर बैठी है क्या? वो तो रोज ही का धंधा है, पर दुखी तो आज अलगी बात से होई हूँ। क्या हुआ बताओ तो जरा। वहीं बरामदे में कुर्सी पर बैठकर उसने अपने पन से पूछा। कुदाली चलावत हूँ, साथे तगड़ी संग के बूढ़ा के ढोवत हूँ, फिर भी सकून नहीं। हाथों के छाले दिखाती हुई वह रो पड़ी। सेवा गर्मी और चिलचिलाती धूप में हाड़ तोड़ मेहनत करे, जैसे तैसे गुजर करती, फिर भी तेरा संथाली तुझे मारता है, काम चोर कहीं का। क्या करें, यह है हमार नसीब में। हम अब जाही हम। रोज रोज देर हो जावे है तोरा दूध पहुंचावे में। देर कमरे में तो आ, फिर चली जाना, यहीं खेलने दे इसे। तो पहाड़ तोड़ने आया है यहाँ? बम लगा, पहाड़ तोड़ और जा अपने गांव। हाँ, मैं तो चला जाऊंगा। तुम संथालिन की सुविधा के लिए ही पहाड़ तोड़ रही हैं, इस जंगल में अपने परिवार से दूर अकेले। तब का तो हमारा का, तू सरकारी कार्य से यहाँ है,
तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? हम बाबुओं की भी सुख सुविधा का ध्यान रखो। मैं अपढ़ पिछड़ी हुई संथालन हूँ बाबू। हमसे क्या होगा कि यहाँ से लाऊं सुख सुविधा? बहुत संजा बस ई दूध की डोलची दे सकत हूँ। लेकिन मुझे तो बाबू आगे कुछ न कहियो। मैं अपढ़ और पिछड़ी हुई संथालन हूँ, लेकिन पशु पाखी सबकी बोली समझत हूँ। पई है संथाली तो एक ही तीर में बेंद दीस तोरा के। नंगे बच्चे को कांख में दबा डोलची लिए वो निकल पड़ी। तो ये थी कथा जंगली फूल, जिसको कि मैंने लिया था प्रतिरोध संबंधी प्रतिनिधि लघु कथाओं से। और अब ये तीसरी लघु कथा है सुरंग। माँ, आप तो चित्रा के बारे में जानती हैं सब कुछ, तो अब किस बात का संशय? अभी के कहते ही उसने चित्रा की ओर देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। इसमें मुझे मेरी खोई हुई बेटी नजर आती है। और वो भावातिरेक में बह गई। आंटी, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, रहने दे बेटा। नहीं, रहने दो, मैं बना लेती हूँ। अब तो रोज ही बनाती हूँ, आज मैं बना लाती हूँ। मन भंवर में फंसा हुआ था। क्या करे, होने दे जो होने वाला है। दायित्व विहीन हो जाए। बेटे के ब्याह का सपना, बहू की पीली हथेली, वर्षों से बहू आंखों के सामने नाचती थी। स्वप्न पूरा होने के लिए आज सामने है। इजाजत उसे देनी होगी। अभी तू ऐसा कर, बाजार से कुछ मीठा ले आ। अचानक जैसे उसे कुछ सूझ गया। आंटी, रहने दीजिए ना। उसके हाथों को धीरे से दबा दिया। जाने दे उसे, पढ़ लिख कर इतना बड़ा बन गया, लेकिन अक्ल नाम का नहीं। जा, मीठा लेकर आ। वह झुंझलाकर सीढ़ियों की तरफ निकल गया। मैं जानती हूं तुम दोनों स्कूल के दिनों से दोस्त हो। जी आंटी। कितना जान पाई हो तुम अभी को अब तक? अभी वो एक बहुत अच्छे इंसान है। सही कह रही हो। आजकल के लड़कों के मुकाबले वे बहुत अच्छा है। शराब सिगरेट कुछ नहीं पीता। आज तक कभी किसी लड़की को भी नहीं छेड़ा। जी आंटी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तुम दोनों की नौकरी भी अच्छी है। जी, इसीलिए तो हमारे विचार मिलते हैं। हाँ, तुम दोनों के विचार मिलते तो हैं, लेकिन एक बात है उसकी। क्या आंटी? कौन सी बात? तो उसके साथ विधिवत विवाह करो, यह मेरा सपना था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उससे बंद कर रहो। क्या तुम लिव इन में नहीं रह सकती उसके साथ? क्या? आपने ये क्यों कहा? ऐसा तो आज तक किसी माँ ने नहीं कहा होगा। वह भयभीत सी हो उठी, मानो सांप सूंघ गया हो उसे। सुनो, उसे हाथ उठाने की आदत है। वह बात बात पर मुझ पर भी अक्सर हाथ उठा देता है। मां हूं, सहना मेरी किस्मत है, लेकिन तुम क्या कह रही हैं आप? लेकिन वे तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार भी बहुत करता है मुझे, इसलिए तो तुम्हें कहती हूं। अचानक से छाती की हड्डियों में फिर से दर्द जाग उठा। और ये थी कांता राय जी की लघु कथा सुरंग। आशा है मेरा वाचन आपको पसंद आएगा हो। तो मैं
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।